नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ धो के पीछे पड़ी है एक पुलिस अफसर के। पुलिस अफसर 1992 के आईपीएस अफसर हैं जो कि आज की डेट में डायरेक्टर जनरल के रैंक पर हैं और आज से वर्षों पहले 2002 में यानी कि ठीक 22 साल पहले जब वो एसपी थे महाराजगंज जिले के, तब उनका एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो गया था आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जो कि उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे गोरखपुर से। और उनके ये जो गोरखनाथ मठ है उसके काफी उसके बहुत अहम उस पे थे, क्योंकि तब जो इनके गुरु थे महंत अवैधनाथ वो जिंदा थे, तो उनके ये एक तरीके से डेप्यूटी थे। इंसिडेंट उस टाइम का ये है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2002 से लगभग 7 साल पहले, शायद 95 की बात है, जब उनके खिलाफ ये मुकदमा एक दर्ज हुआ था अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर का, क्योंकि उनके लोग जो थे उनकी तरफ से गोली चली और दूसरी साइड में नेता थी एक महिला जो समाजवादी पार्टी की थी, उनके गनर को गोली लगी और वो मर गया। इसकी वजह से उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था और भी कई मुकदमे थे उनके खिलाफ, जिन पे वैसे तो 7-8 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब ये अफसर जिनका नाम है जसवीर सिंह, काफी पूरे उत्तर प्रदेश में ये सबको जानकारी है कि बहुत ही ईमानदार अफसर रहा है, और इसी वजह से हर सरकार में कोई भी सरकार उन्हें पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ईमानदारों की इज्जत कोई करना नहीं जानता है। उम्मीद की जाती थी कि योगी आदित्यनाथ आए हैं तो एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, तो कम से कम वो ईमानदारों को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जो अभी हो रहा है उससे साफ साफ ये लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं और टारगेट पे रहते हैं सिर्फ ईमानदार अफसर। बेईमानों की जमात है जो हर रजीम में अपना पलड़ा बदल लेती है और हर मुख्यमंत्री हर सरकार उनको गोद में बैठाती है। और ऐसा ही जसवीर सिंह के साथ हुआ, क्योंकि आज की डेट में यह पता लगा है कि जसवीर सिंह को नौकरी से बर्खास्त करने के लिए या कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए पूरी फाइल तैयार हो चुकी है और इंतजार बस इसका है कि फाइनल सिग्नल हुआ और वो सूली पे लटका दिए गए। अब ऐसा क्यों, ऐसा इतनी ज्यादा क्या गड़बड़ कर दी उन्होंने? उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो ईमानदार है। ही कॉल्स अ स्पेड। वो निडर होकर काम करता है वो व्यक्ति और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलता है। अब रूल ऑफ लॉ पे चलने पे सरकारों को पसंद नहीं आता, और आज की सरकार में और भी ज्यादा नहीं आता। इससे पहले भी ये जसवीर सिंह जो है ये प्रतापगढ़ में जब एसपी थे तो इन्होंने राजा भैया का असली चिट्ठा खोल दिया था। आपको याद होगा एक टीवी में बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम आता था इंडियाज मोस्ट वांटेड, उसमें इनको बुलाया गया और इन्होंने खुल करके राजा भैया के खिलाफ बहुत कुछ कह डाला। तब ये वहां से खाली हटाए नहीं गए, इनको जान से मारने की भी धमकी दी गई। तब इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करके डेप्यूटेशन पे चले गए। उसके बाद ये फिर वापस आए। तो ईमानदार आदमी तो अपने काम पे नाज करता है और अपने काम से सही काम करने में पीछे नहीं हटता, और यही इन्होंने वहां पे किया कि आते ही इन्होंने जैसे ही देखा कि भाई ये मुकदमे क्यों पड़े हुए हैं इतने साल से, तो इन्होंने खट से उठा करके पूरी फाइल तैयार करी। और उस जमाने में बताया जाता था कि 100-150 पन्ने की फाइल इन्होंने पूरा केस बिल्ड करके सामने रख दिया कि भाई ये मुकदमा क्यों ठंडा पड़ा है, इनके खिलाफ तो एनएसए लगना चाहिए। और एनएसए का एक पूरा केस बना करके इन्होंने सबमिट कर दिया गवर्नमेंट में। सबमिट करने की देरी थी और इनके पास फोन्स आना शुरू हो गए। पहले तो जो है
सीधे इनके पास फोन दिल्ली से आया। पहले तो लोकल लेवल पे उनको बोला कि तुमने क्या कर दिया है, ये क्यों इस तरीके का बनाया? बोला साहब हम तो सिर्फ ये केस है, हम ये नहीं देख रहे व्यक्ति कौन। तो बोला आपको मालूम नहीं है कि वो वहाँ के एमपी हैं? बोले वो हैं बिल्कुल, लेकिन अगर कोई जुर्म है तो हमसे तो यही कहा गया ना कि जुर्म किसी के खिलाफ हो, हाउएवर हाई एंड माइटी, लेकिन जुर्म जुर्म है। तो इन्होंने केस तो आपको जान के ताजुब होगा, जो मुझे याद है उस टाइम पे भी इस बात की काफी चर्चा हुई थी कि यहां तक कि उस जमाने के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने डायरेक्टली इनको फोन किया, जसवीर सिंह को, और ये बात काफी चर्चा में थी उस टाइम पे। और उन्होंने उससे कहा कि भाई ये तुमने क्या कर दिया, ये हमारी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनके खिलाफ तुमने ये प्रोसीडिंग शुरू कर दिया। तो उसने बोला साहब केस मैंने नहीं दर्ज नहीं करा, केस पुराना चला आ रहा है। बोले नहीं नहीं ये सब बात खत्म करो और उनको बुला करके अपने साथ चाय पिलाओ, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो इन्होंने कहा कि सर आपका हुक्म सराखों पे, लेकिन मैं ऐसी व्यक्ति को कैसे बुला के चाय पिला सकता हूं जिसके खिलाफ 15 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। अब ठीक है, फैसला तो अदालत करेगी कि सही है कि गलत है, लेकिन फिलहाल ये है और ऐसे में शोभा नहीं देता कि मैं अपने दफ्तर में बुला करके ऐसे व्यक्ति को चाय पिलाऊं। साफ लफ्जों में इस आदमी ने ये कह दिया, माफी चाहता हूं। तो उसके बाद फौरन इनकी शिकायत हुई और तो और फोन किसका गया, बहन जी मायावती, क्योंकि उनकी सरकार थी और उनकी सरकार होते हुए जो कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से थी सरकार, तो उन्होंने इनको काफी डांटा डपटा और कहा कि खबरदार ये जो है इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और नतीजा यह हुआ कि इनको ज्वाइन किए हुए 16 दिन हुए थे, 17वें दिन ये वहां से हटा दिए गए जसवीर सिंह, और वो फाइल लेकर के गवर्नमेंट लेवल पे क्लोज कर दी गई। आज भी अगर ढूंढा जाए तो कागजात मौजूद हैं, दस्तावेज मौजूद हैं जिसके बिना पे केस बनाया गया था। ठीक है आप नहीं मानिए, लेकिन उस अफसर को प्रताड़ित तो ना करिए, लेकिन सब सरकारें ऐसे ही करती हैं। तो उस जमाने में पीएल पूनिया साहब थे मायावती के प्रमुख सचिव, बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, आजकल अभी कांग्रेस के एमपी हो गए थे, अब जो है एक्स एमपी। तो बहरहाल उन्होंने भी इसको बहुत झाड़ा, बहुत बुरा भला कहा और बदल तो दिए ही गए थे, तो हटा दिए गए और उसके बाद इनको सस्पेंड भी किया गया। ये इस तरीके के कारनामे मैंने इसलिए बताया कि ये करते रहे हैं और इनको निडर होकर करते हैं, जो सही होता है वो करते हैं, किसी की सिफारिश नहीं सुनते। ऐसे अफसरों की आजकल इनको, ऐसे अफसरों को पागल भी शायद कहते हो, पहले अनटैक्टफुल कहा जाता था, आजकल पागल कहा जाता है कि भाई अरे सरकार का मालिक कोई कह रहा है तो करो ऑब्लाइज, गलत सलत क्या मतलब है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनको चाहे आप सर फिरा कहिए, लेकिन अंदर से ऐसे व्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इज्जत के बजाय उनको मिल रही है प्रताड़ना। और आप सोच लीजिए कि योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने और 19 में जसवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया और कुछ और केस बना करके सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वो छुट्टी पे गए थे और छुट्टी पे इसलिए गए थे क्योंकि उनकी माँ बहुत बीमार थी और माँ स्वर्गवास भी उनका स्वर्गवास भी हो गया। और ये कह करके कि ये छुट्टी पे डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी के नाम पे उनको सस्पेंड कर दिया गया 2019 में, और आज है 2024, वो आज तक सस्पेंडेड है। तब वो एडिशनल डीजी रूल्स एंड मैनुअल्स थे, ये कई इस तरीके के डीजीज बनाए गए हैं कि पोजीशंस बनाई गई जहां कोई काम धाम नहीं होता है, वो खाली इसलिए कि किसी सीनियर ऑफिसर को सुपरसीड करना है तो उसको सुपरसीड करके कैसे, तो एक डीजी की पोस्ट और क्रिएट करो। तो उसी में ये रूल्स एंड मैनुअल्स, ऐसा लगता है जैसे बाकी किसी को रूल्स एंड मैनुअल से मतलब नहीं, तो एक बनाए गए, तो वहां पे थे ये। तो इनका कहना यह था कि भाई मेरे पास कोई काम ही धाम नहीं था, तो डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी तो तब होगी जब कोई ड्यूटी दी जाएगी, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी तो तब होगी। लेकिन सरकार तो सरकार, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और शायद ही कोई ऐसा दूसरा केस हो, बड़े से बड़े
ऐसे अफसरों का जो घोर भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे कि वो 5 साल तक सस्पेंड रहे और अभी भी सस्पेंडेड है और अब तैयारी चल रही है उसी केस पे इनको लपेट करके नौकरी से बर्खास्त कर देने की, जबकि उस शख्स के अभी भी शायद 3 या 4 साल बाकी हैं नौकरी के। वो खुद तो नो कमेंट बोलते हैं, बात ही नहीं करने को तैयार हैं वो, कि वो कह रहे हैं नहीं मैं रूल ऑफ लॉ में बिलीव करता हूं, मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा। कोई भी फैक्ट बताने से उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जो हमारे पास जो हमने दरियाफ्त करा, जो जो हमें पता लगा, वो हमने आपके सामने रखा। और ये बताना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसे व्यक्ति को सरकार खाली प्रताड़ना नहीं कर रही है। 5 साल सस्पेंड रखना कोई कम प्रताड़ना नहीं है। तमाम लोग हैं जो बड़े घोर भ्रष्टाचार में बड़े बड़े केसेस में पकड़े जाते हैं, 6 महीने में वापस रेइंस्टेट हो जाते हैं। कोई आपको और इस रैंक का कोई भी ऑफिसर आपको नहीं मिलेगा जो इतने लंबे पीरियड या इसके आधे पीरियड भी सस्पेंडेड रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आज भी खबर तो पहले ही ये उड़ गई कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन तमाम जगह से दरियाफ्त करने पर यह पता लगा कि अभी तक कागज उनको नहीं भेजा गया है। और खुद तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया, उन्होंने कह दिया कि नहीं मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया, बस इतना कहा। लेकिन सब जगह ये चर्चा है इस बात की कि उनके खिलाफ सीरियस कार्रवाई हो रही है। कोई कमेटी भी बना दी गई है जिसमें उनको कंपल्सरी रिटायर करने की बात है, जो कमेटी तय करेगी, फाइनल ऑर्डर बनेगा उसके बाद। लेकिन आप जरा सोचिए कि एक तरफ तो आप बात करें ईमानदारी की, और जो सब करते थे, हमने तो अपनी बुक में जो योगी आदित्यनाथ पे है, मैंने किताब लिखी है जो पेंगुइन ने छापी है, और उसमें हमने साफ साफ लिखा है कि यूपी हैज गॉट एन ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि उत्तर प्रदेश को बहुत सालों बाद कोई ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है, ये हमने स्पष्ट शब्दों में लिखा है योगी आदित्यनाथ जी के लिए। लेकिन ऐसी ईमानदारी क्या है कि एक ईमानदार के पीछे आप पड़ जाओ, और तमाम बेईमान अफसर जिनकी बड़ी चर्चाएं हैं, अभी हाल में आपने सुना होगा, हमने भी बताया था आपको कि किस तरह से एक ऐसा अफसर जिसके पास 65 करोड़ 60 करोड़ रुपए जिसके गायब हो गए, चोरी कर लिए गए, और इस चीज को कई जगह से कंफर्मेशन भी हुआ। वो अफसर खुद गाता फिरा कि नहीं मैं नहीं हूं, जबकि उनका नाम किसी ने नहीं लिया था। बाद में कुछ लोगों ने नाम लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं भी लिया था उनको भी फोन करके बोल रहा है मैं नहीं हूं। और वो अफसर आज भी उनके मुख्यमंत्री जी के नाक का बाल बने हुए हैं। और एक ईमानदार अफसर जिसको कोई भी ये नहीं कहता है, उसके दुश्मन भी नहीं कहते हैं कि वो बेईमान है या किसी प्रकार का गलत काम करता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सजाएं नहीं दी जा रही। उसे एक तरीके से नौकरी के मामले में सजाए मौत है, नौकरी से निकाल देना, जिसकी नौकरी कुछ साल की बाकी हो, जो कि बहुत कम अर्ली एज में सिलेक्ट हो गया था आईपीएस में। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहा जाएगा? क्या इसको मानेंगे कि रूल ऑफ लॉ है इस प्रदेश में? ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में इस बात पर क्वेश्चन उठा चुका है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर चलता है, जिस तरह से एनकाउंटर्स होते हैं, इसको कौन सा राज कहा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में यह तक कहा गया कि यह जंगल राज है, लेकिन हम अभी भी मानते हैं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार मुख्यमंत्री है। लेकिन क्या यह ईमानदारी का प्रदर्शन है? यह सवाल है, उठेगा और जरूर उठेगा। ये एक ईमानदार जो सबको यकीन है इस बात पे कि वो एक ईमानदार अफसर है, अपराइट अफसर है, जो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है, जसवीर सिंह, उसके खिलाफ क्यों पड़ी है सरकार और क्यों उसको सूली पर चढ़ाने के लिए उतारू है ये सरकार? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।